नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है और मैं फ़िलहाल मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, अपना जीवन परिचय दूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि इंडिया में महिलाओं के लिए कितने स्कोप हैं, कितने तरीके हैं सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनने के और अपना कुछ वजूद बनाने के। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट मी फर्स्ट गिव यू माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्राची राजपूत है। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन था, किरंदुल, बस्तर एरिया। तो वहाँ की पैदाइश है मेरी। दशहरा के दिन पैदा हुई थी मैं। घर वाले रावण रावण कह के चिढ़ाते। उस समय अनडिवाइडेड एमपी था। फिर 2000 में जब एमपी डिवाइड हुआ तो मेरे पिताजी को चांस मिला कि छत्तीसगढ़ में रहना है कि एमपी में रहना है, क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। मेरे पापा का नाम डॉक्टर लालचंद राजपूत है और वो अभी सिरोंज तहसील विदिशा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल इंचार्ज हैं। तो पापा प्रिंसिपल हैं मेरे, तो हमेशा से वही स्टडी वाला माहौल रहा है घर पर। 2000 में जब एमपी डिवाइड हुआ तो हम सिरोंज तहसील में आए। तब मैं 6th क्लास में थी। वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई शुरू हुई। नॉर्मल एमपी बोर्ड स्कूल से पढ़ी हूँ मैं। नाम का इंग्लिश मीडियम था पर सब हिंदी में ही बात करते थे, टीचर्स भी बच्चे भी। और सरकारी कॉलेज से ही मैं पढ़ी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और अच्छे परसेंटेज पे, मैं अच्छे ग्रेड पे पास हुई हूँ। मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी, प्लेन बीएससी किया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वो बॉटनी, ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स यही सब था मेरा। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा से रैंक होल्डर रही हूँ और बिल्कुल किताबी कीड़ा टाइप, जो नॉर्मली गर्ल्स रहती हैं। बचपन में लड़कियाँ बहुत पढ़ती हैं, लड़कियाँ बहुत सिंसियर होती हैं। आपने देखा भी होगा 10th और 12th में लड़कियाँ ही छक्के मारती हैं। तो मैं काफ़ी स्टूडियस लड़की थी। तो मेरी इच्छा हुई बाहर जाने की, बड़े शहर में पढ़ने की। सबकी इच्छा होती है जब अपन बड़े हो जाते हैं। तो मैंने ज़िद करा और भोपाल आई मैं। भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया। मेरा डेजर्टेशन गोल्ड फिश पे था, एक्वाकल्चर डिपार्टमेंट था। बरकतुल्लाह का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा ही था। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मैंने स्पेशलाइजेशन किया था। क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी इसीलिए एमपीपीएससी की कोचिंग भी लगाई थी मैंने। एमपी नगर में कोचिंग थी मेरी, तो मैं कोचिंग भी जाती थी और साथ में एमएससी भी करती थी। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दे रही थी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, पर कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा था। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी मैं बताना चाहूँगी ये सारे यूथ के लिए है। जो यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है, ये उनके लिए है कि कैसा लगता है जब इतने काबिल हों और उसके बावजूद भी नौकरी नहीं लगती है, तो वो क्या फ़ीलिंग होती है, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। एमएससी हो गया, कुछ नौकरी नहीं लग रही। मतलब मैं स्कूल में फर्स्ट सेकंड आती थी यार, कोई नौकरी नहीं लग रही हैं, सर के बाल झड़ने लगे। फिर जो अंदर से किक आती है ना भाई साहब, वो किक आपको मजबूर कर देती है कुछ भी करने के लिए। मैंने बहुत ज़िद किया। मैंने बोला कि गवर्नमेंट तो निकल नहीं रहा मेरा कोई एग्ज़ाम। मैंने कहा कि मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो गुजरात में, सूरत में एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेरी भी आराम से नौकरी लग जाएगी क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट की हूँ। तो ज़िद करके मैं गई प्राइवेट जॉब करने के लिए। मैं गुजरात में मुझे मैनेजर का पोस्ट मिला था। मैंने 1-1.5 महीने गुजरात में प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम किया है, उसका भी एक्सपीरियंस है मुझे। पर एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वापस मैं भोपाल आई नौकरी छोड़ के, क्योंकि
आजकल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम भले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा हमारे समाज की सोच अभी भी बदलने के लिए स्कोप है। हमने वेस्टर्न कपड़े अपना लिए हैं, वेस्टर्न तौर तरीके अपना लिए हैं, वेस्टर्न कॉफ़ी अपना लिए, काश वेस्टर्न विचार भी अपना लें। तो मैं वापस भोपाल आई, फिर मैंने जी जान से कोशिश की, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रही थी, तो ये पुलिस का भी एग्ज़ाम था, इसको भी मैंने दिया। सब इंस्पेक्टर वाला व्यापम कंडक्ट करता है इसको, और इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मतलब मेरे इतने अच्छे नंबर आए कि पूरे एमपी में लड़कियों में मेरी चौथी रैंक थी। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि यार अपन इतने इंटेलिजेंट हैं। कभी कभी हम लोग अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो वही मेरे साथ था। मुझे लगता था यार एमपीपीएससी यूपीएससी कैसे निकलेगा यार, कितना कठिन होता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना माथापच्ची करनी पड़ती है, कितना वास्ट सिलेबस है, एक पढ़ते हैं तो दूसरा पिछला भूल जाते हैं। मैंने कहा यार अपन कहाँ किस खेत की मूली इस टाइप का। पर मेरा मतलब लड़कियों में चौथी रैंक आई, इतने ज़्यादा नंबर आ गए। मैंने कहा यार अपन ने अपने आप को हल्के में ले लिया, वाह यार। तो जैसा कि पुलिस में होता है कि पहला रिटन एग्ज़ाम दिया जाता है, फिर फिज़िकल होता है, दौड़ना वगैरह, लॉन्ग जंप वगैरह, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या प्रोसेस होती है। काफ़ी मेहनत की, मेरी माँ ने तो बहुत मेहनत की। मतलब मैं अगर मेरी 40% मेहनत है तो मेरी माँ की 60% मेहनत है। तब जाके ये जो तन पे ये जो वर्दी आपको दिख रही है, ये 2 सितारे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी माँ की मेहनत है। तो ये मेरा सफ़र रहा है, और आज मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सूबेदार के पद पर पदस्थ हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 2015 में मैंने एमएससी पास कर लिया था। 2016 का ये एग्ज़ाम था सब इंस्पेक्टर वाला। इसमें 3 पद रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, जिनके मेरिट वाले होते हैं, वो सूबेदार का पद मिलता है उनको, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर प्लाटून कमांडर। तो क्योंकि मेरे मेरिट के नंबर थे तो मुझे सूबेदार का पद मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सूबेदार दिखते सब इंस्पेक्टर जैसे ही हैं, थोड़ा सा हमारा जॉब प्रोफाइल अलग रहता है। हम लोग हेडक्वार्टर में रहते हैं, ज़िले में पदस्थ होते हैं, और हम मैनेजर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। जैसे कि हम कभी भी थानों में नहीं मिलेंगे आपको, सूबेदार कभी थानों में नहीं मिलते, कभी थानों में पोस्टेड नहीं होते हैं। हम हेडक्वार्टर में होते हैं। हम जो ज़िले का एसपी होता है, हम उसके पर्सनल असिस्टेंट टाइप के होते हैं, ऐसा समझ लो। एसपी को कुछ भी काम होता है तो वो सूबेदार को ही बोलता है, ऐसा। तो मैं थोड़ा, जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं उन लोगों को अपना फिर से परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर लालचंद राजपूत है, वो प्रिंसिपल हैं सिरोंज। माता जी का नाम गीता राजपूत है। और मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पुलिस में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी झंड है। मेरी हॉबीज़ है डांसिंग, और मैं आज तक उसको परस्यू कर रही हूँ। और आप लोगों को बहुत सारा स्टीरियोटाइप भी होगा, कुछ धारणा होंगी, अरे पुलिस में है लड़की। हमारे समाज में जैसे कि होता भी है कि लड़कियों को ज़्यादा पुलिस में या डिफेंस में जाने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, माँ बाप को लगता है कि सेफ़ नहीं है कि क्या। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने 2016 का एग्ज़ाम दिया था, 17 की ट्रेनिंग हुई मेरी सागर में, 18 से पोस्टिंग है मेरी सीहोर में। 2020 चल रहा है, 2 साल हो गया मुझे फील्ड में, और मुझे कभी भी ड्यूटी करते समय कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। ये बात सच है, ये बात सच है कि 24 घंटे की अपनी इमरजेंसी वाली ड्यूटी रहती है। तो कभी रात में भी कॉल आ जाते हैं, कभी नाइट की ड्यूटी लगती है, क्योंकि हम लोग भी पैंट शर्ट पहन रहे हैं लड़कों के जैसे बराबर तनख्वाह भी पा रहे हैं, तो लड़कों के जैसे बराबर काम भी करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पुलिस में चलता है, तो अपन लड़की होने का वास्ता दे के काम से बच नहीं सकते। तो हाँ, रात में भी ड्यूटी होती है, लगती है, हम करते हैं, और मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब नौकरी से पहले हम कभी रात में सड़कों पे नहीं घूमे, और नौकरी के बाद हम मस्त सुनसान सड़कों पे घूम रहे हैं, रात को गश्त कर रहे हैं, वो भी अच्छी ऑसम फीलिंग है वो भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी सारी लड़कियों से
कि आप लोग प्लीज़ पुलिस में और डिफेंस में ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत स्कोप है। 33% का रिजर्वेशन देती है एमपी सरकार, बहुत ज़्यादा स्कोप है और आप इसको एंजॉय भी करोगे। आपको रोज़ तरह तरह के लोग मिलेंगे, रोज़ नई कहानियाँ मिलेंगी, रोज़ नए केस मिलेंगे। इससे आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा, आप मैच्योर होगे, आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। पुलिस वाला ज़िंदगी जीना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है। चोर उचक्के, रेत माफिया, सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट्स, हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है। उसके बावजूद भी वो हंसना सीखता है, मुस्कुराना सीखता है, अपनी फैमिली को सस्टेन करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उनके लिए ज़िंदा रहता है। तो ये क्या कोई कम बात है? आप बताएं। पुलिस की नौकरी एक जगह तो बहुत ही टफ़ है। तो अगर आपको असली ज़िंदगी जीनी है तो भाई साहब पुलिस की तैयारी करें। यहाँ काफ़ी वैकेंसी है और अभी गृह मंत्री ने बोला भी है लगभग 4000 वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि अभी ये कोरोना समय चल रहा है तो 2 सालों से नोटिफिकेशन अभी आए नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगी पुलिस में कैसे आया जाए, ये टॉपिक मैं उठाती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल, ठीक है। पहला लेवल होता है कांस्टेबल वाला, दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर वाला, तीसरा होता है डीएसपी वाला, चौथा होता है एसपी वाला। 4 लेवल पे पुलिस में रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम होता है वो भी व्यापम कंडक्ट करवाता है अपने स्टेट का, खासकर मैं एमपी के लिए बात करूँ तो, ठीक है। फिर अब मैं आपको रैंक भी बताती जाऊंगी पुलिस की, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे चलता है। तो सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, उससे प्रमोट होके हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल के लिए सीधी भर्ती नहीं होती है, सीधी भर्ती कांस्टेबल से होती है, ठीक है। फिर एएसआई होता है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। हेड कांस्टेबल से प्रमोट होके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट होके बनता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर लेवल पर डायरेक्ट भर्ती है, जिस भर्ती से मैं आई हूँ वो व्यापम लेता है, ठीक है। इसमें 2 आपके टेस्ट होते हैं, एक जनरल नॉलेज का होता है और एक एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है। दोनों 100-100 नंबर के होते हैं। हमारा ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन भी चलता था, लेकिन अब स्मार्ट इंडिया बन रहा है तो अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। तो आपको एक सब्जेक्ट आपका पूरा हिंदी इंग्लिश रहता है, जिसमें लैंग्वेज रहता है। तो अगर आपको एमपी पुलिस में आना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। खासकर हिंदी 70 नंबर की आती है, इंग्लिश 30 नंबर की आती है। तो लूसेंट की हिंदी से ही मैंने पढ़ाई की थी। अगर मैं अपना बताऊं तो नॉर्मल लूसेंट की हिंदी आप कहीं किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो। और इंग्लिश भी आप बढ़िया पढ़ें, उसको तैयार करें, क्योंकि आज के ज़माने में जितना ज़रूरी कंप्यूटर का नॉलेज है उतना ही ज़रूरी इंग्लिश बोलना भी है। टूटी फूटी सही, लेकिन आप लोग बोलिए, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पेपर हमारा जनरल नॉलेज का होता है। 200 नंबर के ये 2 पेपर होते हैं। इसको ये रिटन टेस्ट होता है। इसको अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद फ़िज़िकल होता है। मैंने अपने फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी भोपाल के टीटी स्टेडियम से की थी और उसमें 800 मीटर की रनिंग होती है, जो कि अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो 3.5 मिनट में दौड़कर निकालना पड़ता है। और लॉन्ग जंप होता है, वो 10 मीटर का होता है। और शॉट पुट होता है, वो 15 मीटर फेंकना पड़ता है। तो ये 3 था, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं इतना स्पोर्टी नहीं रही हूँ। मुझे स्पोर्ट्स से सख्त नफ़रत थी, सख्त नफ़रत। मैंने लाइफ में कभी दौड़ा नहीं, लेकिन जब से मैं पुलिस में आई हूँ बस मैं दौड़ ही रही हूँ। दौड़ दौड़ के घोड़ा बना दिया हम लोगों को, ठीक है। मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट है। तो ये बिल्कुल ही इंटेलिजेंट इंसान नहीं मांगते हैं कि बिल्कुल ही इंटेलिजेंट हो। पुलिस डिपार्टमेंट को घोड़ा व्यक्ति चाहिए, जो आदेशों का पालन करे और टुक 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 दौड़े। इसीलिए रिटन, फिज़िकल और इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो फिज़िकल टेस्ट अगर आप पार कर लेते हो तो आपका मेडिकल होता है। उसमें जैसे लड़कों के लिए जैसे कितना सीना फुलाना हो, और हाइट भी नपती है। जैसे लड़कियों के लिए मिनिमम हाइट 5-2 इंच होती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज वो रहता है।
मुझे हाइट का कोई इतना इशू नहीं था, मेरी हाइट अच्छी है, नॉर्मल से अच्छी है। और वज़न नापते हैं। आपका नौकनी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, खासकर लड़कियों के लिए। मैं बता दूं, आप लोग पुलिस के सपने देखने से पहले एक बार घर में ही अपना ना नौकनी टेस्ट ज़रूर कर लेना। और फ्लैट फुट को टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है कि आप गीले फ़र्श पे, पानी वाले फ़र्श पे अपने दोनों पैर रखो और सूखे फ़र्श पर उस दोनों पैरों को रखो। हटाओ पैरों को और फिर देखो, अगर आपके पैरों के निशान जो एड़ी और जो उंगली है उनके बीच में थोड़ा गैप है तो इट मीन्स आपको फ्लैट फुट नहीं है। और अगर आपके पैर पूरे ही छप गए फ़र्श पे, इट मीन्स आपको फ्लैट फुट है, आप नहीं दौड़ पाओगे। तो अगर पुलिस के सपने देखने से पहले आप अपना खुद ही असेसमेंट कर लो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि कुछ फिज़िकल बाधाएं भी आ जाती हैं, फिर बाद में लोग बहुत रोते हैं। दूसरा होता है नौकनी का मतलब है दोनों घुटने जुड़ना। कैसे जुड़ना? अगर मान लीजिए ये आपका पैर है ना, ये उंगली वाला हिस्सा, ये एड़ी वाला हिस्सा, ठीक है। तो अपने दोनों पैरों को एड़ी से टच करके उंगली ऐसे खोल के रखना, वी बनाना अपने पंजों से। वी बनाने के बाद आप देखना कि आपके घुटने जुड़ रहे हैं कि नहीं। अगर आपके घुटने जुड़ रहे हैं तो भाई साहब आप नहीं दौड़ पाओगे, आप कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नौकनी, ठीक है। तो आप अपना नौकनी भी देख लेना। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, फ़िज़िकल देते हैं और फिर मेडिकल में आउट हो जाते हैं फ्लैट फुट और नौकनी की वजह से। लड़कियों का नौकनी ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा नौकनी का, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 10 नंबर का होता है। उसमें पैनल बैठता है, 3 पैनल होते हैं। वो आपसे पूछेंगे वही पुलिस में क्यों आना चाहते हो, वही, और आपका जनरल इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबीज़। तो भैया रट के मत जाना, जो जेन्युइन हो वही बताना। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरी हॉबीज़ डांसिंग है तो मैंने डांसिंग ही बताई थी। तो फिर वो बोले भी कि पुलिस में आके कैसे परस्यू करोगे, तो मैंने बोल दिया भैया डांसिंग तो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। और सीरियसली जिसको डांसिंग पसंद है या गाना पसंद है या ऐसी भी कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, पेंटिंग वगैरह हो, जो स्केचिंग करता हो, जो ऐसे व्यक्ति अगर जो स्ट्रेस में होते हैं ना तो वो यही करते हैं। डांस करने वाले डांस करते हैं, म्यूज़िक गाने वाले गाना गाते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब मेरी ये जो पुलिस में आने का ये जो सफ़र है, ये मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज आ ही नहीं पाती। मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरा कैरेक्टर बिल्डअप करने में। सही बताऊँ, मतलब हम दौड़ कर आते थे, सुबह शाम दौड़ते थे और वही गर्म पानी में पैर डाल के अपना रखना, पैर सूज जाते थे, ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैं भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग, क्योंकि हमारी जो जनरेशन ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम मोबाइल पे ही लगी रहती है, तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माँ बाप के साथ बैठें। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, अच्छा अपना कम्युनिकेशन करें, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स से भी उनकी दिल की बात पूछें कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यार मैं आपको बताऊं, माँ बाप बस यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ बन जाए, कुछ कर जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, लड़का हो चाहे लड़की हो। खासकर लड़कियों से मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ज़रूर होइए, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। शादी से पहले कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर करिए, भले ही सैलरी कितनी भी हो। जॉब आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बोलते हैं ना कि घर से बाहर निकलो, बाहरी दुनिया का पता चलेगा, तो वही बाहरी दुनिया आपको देखने को मिलती है। तो जब आप लोग स्कूल कंप्लीट कर लें, कॉलेज कंप्लीट कर लें, तो 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगी, वो आप अपना अपडेट करा लेना। पहला तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, उसको अपडेट करा लेना, उसमें अपना एड्रेस अपडेट करा लेना। दूसरा आपका पैन कार्ड, सब 18 साल के बाद आप अपना पैन कार्ड बनवा लेना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। आप लोग सर्र अपने माँ बाप की गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस एक का नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाएं अपने नज़दीकी आरटीओ से। और मैं लड़कियों से बोलना चाहूँगी, स्कूटी के साथ साथ बाइक भी चलाना सीखो, उसमें और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और ये आपके सेल्फ बिल्डअप के लिए है। मैं आपको क्या बताऊँ, लड़कियों को हर चीज़ करना आना चाहिए। मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी, लेकिन पुलिस में आने के बाद मैंने बाइक चलाई, मैंने बुलेट चलाई, मैंने कार चलाई और आजकल मैं ट्रक चलाना सीख रही हूँ।
पता चले रास्ते में कोई ट्रक को रोके चालान काटने के लिए, तो बहुत बार होता है ड्राइवर भग जाते हैं, तो हम ही कोई ट्रक चला के थाने में ले जाना पड़ता है। तो अभी करंटली मैं ट्रक सीख रही हूँ। तो हर लड़की को गाड़ी चलाना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके पास आपके भाई की मोटरसाइकिल हो या अपने पापा की मोटरसाइकिल हो तो मोटरसाइकिल ज़रूर सीखिए। आप बिलीव नहीं कर सकते हो ये कितना काम आता है, बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि पुलिस में कैसे आया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमपी पुलिस इतनी स्मार्ट है। मैं आपको 2-4 ऐसे रोचक तथ्य बताऊँगी, आप तो सुन के भौचक्के रह जाओगे। पहली बात, आपने डायल 100 देखा होगा। पूरे मध्य प्रदेश में डायल 100 की गाड़ियाँ हैं, मॉल के आसपास, है ना, जगह जगह पे। ठीक है, ये डायल 100 का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया में एमपी स्टेट ने पहली दफ़ा लॉन्च किया। आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो तो उसमें 911 चलता है ना, अमेरिका में 911 चलता है। अगर आप 911 कॉल करो तो तुरंत गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ मध्य प्रदेश में पहली बार लेकर आए थे, और 100 नंबर अपन दबाते तो पुलिस का आता है। तो वही डायल 100 कंसेप्ट हम मध्य प्रदेश में पूरे इंडिया में पहली बार लेकर आए थे। फिर हमको ही देखकर यूपी पुलिस ने अपना डायल 100 लॉन्च किया था, और बाकी लोग। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो अंग्रेज़ जिनके हम कभी गुलाम हुआ करते थे, वो ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोग आए थे एमपी में रिसर्च करने के लिए कि ये आपका डायल 100 कंसेप्ट क्या है। और अभी तो आपने डायल 100 की सफारी गाड़ियाँ देखी होंगी, अब डायल 100 बाइक्स भी आ रही हैं। अभी आप आगे देखते जाइए कि अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस कितनी स्मार्ट हो रही है। तो डायल 100 बाइक्स भी अब एमपी लाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपको मोबाइल में कुछ तकलीफ़ होती है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, कॉल सेंटर वाला जो सिस्टम होता है, बिल्कुल सेम सिस्टम डायल 100 का सिस्टम है। ठीक है, तो डायल 100 जब आप डायल करोगे तो उसका एक जो कॉल सेंटर वाला हेडक्वार्टर है वो डायरेक्ट भोपाल में है। आप एमपी के किसी भी कोने से कॉल करोगे तो वो सीधा भोपाल हेडक्वार्टर जाएगा। ठीक है, भोपाल हेडक्वार्टर से आप जब भी डायल 100 को कॉल करोगे तो वो आपका नाम पता पूछेगा, आप कौन से तहसील में हो, आपका लोकेशन, आप कौन से रोड में, आप कौन से थाना एरिया में हो, वो पूछेगा। वो पूछने के बाद वो वहीं से आपकी कॉल को उस पर्टिकुलर एरिया के डायल 100 को फॉरवर्ड करता है, उनको इवेंट मिलता है, और इससे 10 मिनट में गाड़ी आपके इवेंट तक पहुंच जाती है। मैंने 2 दफ़ा डायल 100 का इस्तेमाल किया है। जब हाईवे पे एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने खुद डायल 100 कॉल किया था, 2 मिनट में गाड़ियाँ आ जाती हैं। ये जो पद्धति है पहली बार एमपी पुलिस लेकर आई थी और इसको पूरे देश ने फॉलो किया। दूसरा मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको बहुत आलस आ रहा है कंप्लेंट करने में, है ना, शिकायतें होती हैं, खासकर हम जैसे यूथ जो मोबाइल से ही सारे बिल पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, डीटीएच का रिचार्ज कर देते हैं, मोबाइल पेमेंट कर देते हैं, तो भाई साहब आपके लिए ख़ास एक्सक्लूसिव मोबाइल पे ही आपकी शिकायत भी दर्ज हो जाएगी, आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। एमपी पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एमपी ई-कॉप। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे और अगर आप उसमें सर्च करेंगे एमपी ई-कॉप तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं आपको सर्च करके बताती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये हिंदी में है, अगर आप देख सकते हो तो। ये एमपी ई-कॉप का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अगर आप इस पे जाएंगे, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद ऐसा आइकन आ जाएगा इस तरीके का, ये एमपी पुलिस का लोगो है। फिर इस पर आप अगर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन खुलता है, और ये पूरे इसके फीचर्स हैं। इसमें आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो, अगर आपकी कोई गाड़ी घूम गई है या चोरी हो गई है, और अगर आप इस पे सर्च मारोगे तो अगर वो किसी थाने को मिली होगी तो आपको इसमें आपकी गुम हुई गाड़ी का पता भी मिल जाएगा। इसमें अज्ञात शव होते हैं उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। इसमें गुमशुदा व्यक्ति है सारे, मतलब जब, और एक ये इसका स्पेशल फीचर है एसओएस। ये खासकर लड़कियों के लिए जो देख रही हैं, लड़कियों सुनो, ये जो एसओएस फीचर है इस पर अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये इमरजेंसी बटन है। मान लो देर रात बिरात आपको 4 गुंडों ने घेर लिया है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये लाल वाला बटन दबाना है।
ये लाल वाला बटन आप दबाओगे तो पुलिस का सायरन बजने लगेगा ऑटोमेटिकली, ज़ोर ज़ोर से। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे पुलिस की गाड़ी आ रही है, बल्कि सायरन यहाँ से बज रहा होता है। सायरन बजेगा और आपको 2 मिनट के अंदर भोपाल के डायल 100 वालों से कॉल आ जाएगा, और इस तरीके से आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हो। तो ये आजकल की जनरेशन के लिए हैं टेक वाले, जो हर चीज़ मोबाइल पे चाहते हैं। तो भाई साहब, पुलिस भी अब मोबाइल पे आ चुकी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नागरिक सेवाएं हैं। अगर आप नागरिक सेवाओं पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये FIR है, आप FIR भी कर सकते हो, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हो, सफलता की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, MP का रिक्रूटमेंट, कब कौन सा रिक्रूटमेंट आएगा, सारे टेंडर, सारी हेल्पलाइन। आपको MP के किसी भी ऑफिसर का हेल्पलाइन नंबर चाहिए है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन से आप सब पता कर सकते हो। आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा हमारी स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देना। जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है। मैं सीहोर ज़िले में पोस्टेड हूँ, और आज मैं आप लोगों से अपने मन की बात करने के लिए आई हूँ, और बताने के लिए आई हूँ कि पुलिस में कैसे जाया जाए, डिफेंस में कैसे जाया जाए, और ख़ासकर लड़कियों के लिए इस फील्ड में कितना स्कोप है। तो इस बारे में मैं आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ, जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए। मैंने आपको पुलिस के बारे में तो बता ही दिया है, अब मैं आपको डिफेंस के बारे में बताऊंगी। तो डिफेंस, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। ठीक है, तो डिफेंस का एग्ज़ाम अपना, ये जो NDA का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA का एग्ज़ाम अपना UPSC कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो UPSC NDA का एग्ज़ाम कन्वर्ट करवाता है। ये तीनों के लिए होता है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका मैथ्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो जो बायो वाले हैं मेरे जैसे, तो उनके लिए बस आर्मी ही बचता है। ठीक है, अगर आपको नेवी में और एयरफोर्स में जाना है तो आपको मैथ्स और फिज़िक्स, ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी मांगता ही है। और अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं, आपने ये सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो सिर्फ आर्मी ही बचता है आपके लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया, मैंडेटरी है। ठीक है, ये 2 मीडियम में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। तो जो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये बात मेरी नोट कर लें, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन आता है और दूसरी दफ़ा अगस्त सितंबर में आता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। जो इसकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आर्मी में एंट्रेंस के लिए जो मिनिमम एज है वो 16.5 साल है, और मैक्सिमम एज है 19.5 साल। तो ये उन बच्चों के लिए है जो 11th-12th कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन 10+2 पास ही मांगता है बस। ठीक है, और सबसे मेन जो क्राइटेरिया है वो अनमैरिड। भाई साहब, शादी नहीं होना, अनमैरिड लड़के लड़कियां चाहिए इनको। ठीक है, डिफेंस में इसका जो सिलेबस होता है, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मैथ्स होता है और दूसरा अपना जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब पूछता है। ठीक है, मैथ्स अपना 300 नंबर का होता है, और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है 600 नंबर, 900 नंबर का इसका इंटरव्यू होता है। टोटल मिला के 1800 नंबर, और इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो प्लीज़ टूटी फूटी जैसे भी हो, तो काम चलाओ, इंग्लिश आप ज़रूर सीख लें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज के ज़माने में जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता। ये ज़माना उसका ही है। तो प्लीज़ आप लोग अपडेट होइए। पुलिस भी अपडेट हो रही है। बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि बैठे बैठे मोबाइल में FIR कैसे करते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए ख़ासकर मैं बताऊँ, डिफेंस में पहले तो एंट्री नहीं थी, लेकिन अब एंट्री होने लगी है। तो महिलाएं ऑफिसर लेवल पे जा सकती हैं। ऑफिसर लेवल के लिए महिलाओं के लिए वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो ये ना 3 तरीके से जा सकती हैं, एक तो UPSC, नॉन UPSC और टेक्निकल। ठीक है, जो UPSC है वो SSC के थ्रू आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। नॉन टेक्निकल होता है जो CDS एग्ज़ाम होता है। जो CDS एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, ये भी 2 बार होता है। तो लड़कियाँ विशेषकर ध्यान दें। ठीक है, लड़कियों के लिए। और ये क्योंकि UPSC ये लेवल है, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसका ग्रेजुएशन है। तो या तो अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप डिफेंस दे सकते हो फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ, है ना।
यूपीएससी या सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू अपना आर्मी वाला रहता है। नॉन यूपीएससी बोले तो नॉन यूपीएससी कैसे है? नॉन यूपीएससी बोले तो एनसीसी, जिन लोगों ने एनसीसी किया हो तो वो जानते होंगे, एटलीस्ट मिनिमम सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का। एनसीसी के थ्रू भी स्पेशल कोटा लेके आप लोग आराम से डिफेंस में जा सकते हो। और दूसरा जैग होता है, जज एडवोकेट जनरल, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जो लड़कियां लॉ कर रही हैं तो उनके लिए भी अलग से कुछ पोस्ट निकलती है एक्सक्लूसिव, तो वो लड़कियों के लिए। इनमें लड़कियों की मैक्सिमम एज 27 साल है। 27 साल के बाद आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो, तो 27 साल तक आप ट्राई कर सकते हो डिफेंस में, ठीक है। तीसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल नाम से ही समझ में आ रहा है इंजीनियर लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एसएससी ही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। इसमें भी लड़कियों को सिंगल होना मांगता है कि आप लोग अनमैरिड हों, तो अनमैरिड ही क्वालिफाइड होंगी। जो मैरिड है तो वो इसको फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुंवारी लड़कियों के लिए, कुंवारी लड़कियां जो डिफेंस में जाना चाहती हैं तो वो इन 3 तरीक़ों से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकती हैं। एसएससी कंडक्ट करवाता है इसको। और इंजीनियर गर्ल्स के लिए होता है। मैक्सिमम एज मैंने बताया 27 साल, ठीक है। उसके बाद आप डिफेंस में नहीं हो रहा तो पुलिस में आ जाना, पुलिस में मैं बता दूँगी। जब से मैं पुलिस में आई हूँ तो मुझे बहुत तरह तरह के काम करने को मिले हैं। जैसे कि अगर कोई जानता हो आष्टा तहसील, तो सीहोर में एक आष्टा तहसील है, तो वहाँ पे मैंने 6 महीने ट्रैफिक में काम किया है। काफ़ी अच्छा काम किया था मैंने। कोई आष्टा वाला होगा तो उसको मालूम होगा, सूबेदार प्राची राजपूत वाइट कलर की बुलेट चलाती थी वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने वहाँ की महिलाओं को काफ़ी मोटिवेट किया, और वहाँ की महिलाएं भी काफ़ी शिक्षित और अवेयर थीं आज के ज़माने को लेके। तो 6 महीने मैंने आष्टा ट्रैफिक को दिए। ट्रैफिक में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात, जब भी आप लोग रास्ते से गुज़रें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ईयरफोन हटा दो ये वो, जब भी आप लोग रास्ते से गुज़रें आपको आती जाती गाड़ियों को नहीं देखना है, उनकी नंबर प्लेट देखना है, उनकी नंबर प्लेट देखना है। ये आदत आप डाल लो। मैं ये आदत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मली कभी भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो पुलिस आती है, पूछती है कि भाई साहब हाँ ठीक है, कौन सी गाड़ी टक्कर मार के गई, ठीक है। तो आप लोग क्या बताते हो? हाँ हाँ वो सफ़ेद रंग की कार थी, बस इतना ही बता पाते हो। वो छोटी कार थी, बड़ी कार थी, बस इतना ही बता पाते हो। तो मैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग बाइक्स, स्कूटीज़ और कार्स के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज रखें कि कौन से कंपनी की कौन सी कार है, कौन सी बाइक है। और आप लोग नंबर प्लेट देखने की आदत ज़रूर डालें, ये बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नंबर प्लेट बनती कैसे है। शुरू के जो 2 अक्षर होते हैं वो आपका स्टेट दर्शाता है। आप अपनी खुद गाड़ी को चेक करो, आपकी गाड़ी में शुरू में MP लिखा हो, UP लिखा हो, तो समझ में आ जाएगा कि किस स्टेट की गाड़ी है, ठीक है। उसके बाद 04, 05, 09, 37, 40, 05, ये सब, ये इसके बाद 2 नंबर्स होते हैं। ये बताता है कि कौन से ज़िले की गाड़ी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नंबर प्लेट को मैं डिकोड करके बता रही हूँ कि नंबर प्लेट अपने आप में एक एड्रेस है, अपने आप में। पहला आपको स्टेट बताता है, 2 अल्फ़ाबेट, उसके बाद के जो 2 डिजिट हैं वो आपको बताते हैं कि वो गाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। उसके बाद के जो 2 डिजिट हैं वो बताते हैं गाड़ी का टाइप क्या है। आप अभी अगर अपनी बाइक को जाके देखना, आपकी बाइक में MK, MC, MY, DM है ना, QC, अगर इस तरीके के नंबर होंगे ज़िले के कोड के बाद, तो मतलब क्या है, वो मोटरसाइकिल है। स्कूटी के नंबर में SW, SQ, SO, तो उससे समझ में आ जाता है S फॉर स्कूटी। जिसके पास कार हो अपनी नंबर प्लेट जाके देखना, CW, CS, CA, CC, इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी कार है। उसके बाद के बचे 4 डिजिट, बस आपको 4 डिजिट याद रखना है। अगर आप ये नंबर प्लेट देखने की आदत आप नॉर्मल वे में आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। आप कभी दूर ट्रैवलिंग में जाओ, अपने मामा के घर जाओ, चाचा के घर जाओ, दादा दादी के घर जाओ, खेल खेल में आप अपने बच्चों से बोलो कि रास्ते में कौन कितनी नंबर प्लेट याद रख सकता है। देखो बच्चे लोग क्या धड़ाधड़ नंबर प्लेट याद करके एक नज़र में देखकर बता देंगे। आपको पूरा डिकोड करके बता दिया मैंने कि नंबर प्लेट से आप कैसे किसी बंदे की वाट लगा सकते हो, है ना। जिसकी प्राइवेट गाड़ी होती है तो उसका जो नंबर प्लेट होती है वो वाइट कलर की होती है, जो टैक्सी परमिट वाली होती है वो येलो कलर की होती है।
तो ये सब कॉमन जानकारियाँ जो आपको स्कूल में बताने को नहीं मिलती है, जिस बात का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि यही है बाहर की दुनिया भाई साहब, यही तो आपको जानना है। आपका खुद का अपना, सारी लड़कियों से मैं बोलना चाहूँगी, आपका खुद का अपना अकाउंट होना चाहिए बैंक में, आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपकी पहचान है, प्लीज़ अपनी पहचान बनाएं। फलाने की बेटी, ढिकाने की बेटी, ढिकाने की बहन, ये आपकी पहचान नहीं है। आप, बात तो तब होगी जब आपके नाम से आपके माँ बाप को जाना जाए, बात तो तब है यार। और हम में ये ताकत है, हम में ये ताकत है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, और मेरे इस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर आए कि मैं सूबेदार बनी। 800 के 850 के बैच में सिर्फ 20 लड़कियां सूबेदार थी, जिसमें से मैं एक थी। जनरल की सीट लेकर आई मैंने जनरल में फ़ाइट किया है। मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल की सीट लेकर आई। और मेरा रिज़र्वेशन के लिए रवैया अलग है, मैं रिज़र्वेशन कोटा इतना मानती नहीं हूँ, तो मैंने जनरल से ही फ़ाइट किया और जनरल की सीट में बैठी, जनरल की सीट ली है मैंने। और अभी भी मैं निरंतर तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी भी पीएससी देती हूँ, मैं फ़ेल होती हूँ, मैं फिर देती हूँ, मैं फिर फ़ेल होती हूँ। 2-3 बार पीएससी दिया, मेरा नहीं निकला, तो क्या होता भाई साहब, तो क्या होता। फिर पीएससी आएगी, मैं फिर दूंगी, देती रहूँगी, जब तक। निरंतर आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है, ये मूल मंत्र है। आप ही अपना कंपटीशन हो, आप दूसरों को देख के मत चलो। आप खुद में झांक के देखो कि मैंने आज तक क्या किया। अपने आप को शीशे में देखो मैंने आज तक क्या किया। आप किस लिए आए हो, थोड़ा आत्ममंथन करो भैया, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आत्ममंथन करो अपने बारे में। किसी की कोई भी क्वेरीज़ हो तो वो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं देख सकती हूँ लोगों के मैसेज। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रूबरू होके आपसे ज़रूर आपको मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक कंसेप्ट के बारे में। जब 2012 में निर्भया केस हुआ था, दिल्ली का केस हुआ था, सब जानते हैं, पूरे देश जानता है, दुनिया जानता है। उसके बाद पुलिस में बहुत बदलाव हुए पुलिस में, जिसमें से एक था निर्भया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो निर्भया प्रोजेक्ट में क्या है, सभी डिस्ट्रिक्ट में एसपी की ये जिम्मेदारी है कि जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स और जो कोचिंग गोइंग गर्ल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से टीम बनती है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर लेवल की एक महिला अधिकारी होती है, उनके साथ कांस्टेबल होती है। तो निर्भया मोबाइल चलने लगी। अगर जो कुछ जानकार लोग होंगे उनको मालूम होगा, उनके डिस्ट्रिक्ट में निर्भया मोबाइल, एक पुलिस की मोबाइल चलती है जो स्कूल कॉलेज जाके भ्रमण करती है और बच्चियों को उनके राइट्स के बारे में बताती है और उनको बताती है कि मनचले लड़कों से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो जब मैं इस डिस्ट्रिक्ट में आई थी तो मुझे आस्टर ट्रैफिक मिला। आस्टर ट्रैफिक में काम करने के दौरान मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंक्लूडेड थी। तो ये चीज़ मेरे एसपी सर ने देखा और ये देखते हुए मुझे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक टीम का प्रभारी बनाया गया, जिसका नाम है शक्ति स्क्वाड। तो इस समय मैं शक्ति स्क्वाड प्रभारी हूँ सीहोर में। शक्ति स्क्वाड निर्भया मोबाइल का एडवांस्ड वर्जन है। जैसे निर्भया मोबाइल में एक लेडी ऑफिसर होती थी और उसके साथ एक फ़ीमेल कांस्टेबल होती थी, शक्ति स्क्वाड में पूरी एक फ़ीमेल गैंग है। ठीक है, मैं पूरा झुंड लेके चलती हूँ फ़ीमेल लेडी ऑफिसर्स का। ठीक है, मैं प्रभारी हूँ, एक 2 स्टार लेवल का प्रभारी रहता हूँ। मेरे साथ 10-12 अलग अलग थानों क्षेत्र से लेडी कांस्टेबल हैं और हम लोग बढ़िया झुंड में चलते हैं मस्त, और मनचले लड़कों की अकल ठिकाने लगाते हैं। हम स्कूल्स जाते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और लोगों को अपने पैम्फलेट्स बांटते हैं और ख़ासकर बच्चियों से बात करते हैं और उनको अपना नंबर देते हैं कि अगर आपकी कोई भी परेशानी हो जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पा रहे हो, जो आप अपने फ्रेंड्स से नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो मुझे अपनी बड़ी दीदी या बड़ी बहन मान के मुझे बता दो फ़ोन करके। लेकिन भाई साहब, अपने दिल के अंदर कोई राज मत रखो, क्योंकि दिल के अंदर राज रखने से ही व्यक्ति कुकड़ के एक दिन मर जाता है। तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से जाके चुगली करूँगी, तो मैं सबको अपना नंबर देती हूँ
मेरा शक्ति स्क्वाड का ऑफिशियल नंबर है, और जो लोग देख रहे हैं तो वो भी नोट कर सकते हैं, इन केस आपको काम आए या फिर आप अपने आसपास लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सको। तो मैं अपना शक्ति स्क्वाड का नंबर बताती हूँ, तो आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। शक्ति स्क्वाड का नंबर है 7587635900। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, शक्ति स्क्वाड का जो ऑफिशियल नंबर है ये मेरे पास ही है, 7587635900। ये शक्ति स्क्वाड का ऑफिशियल नंबर है। ये खासकर उन बच्चियों के लिए ही है जो परेशान होती हैं, जिनको जो लड़के हैं वो आते जाते ईव टीजिंग करते हैं, स्टॉक करते हैं, या जो फ़ोन लगा के बोलते हैं मुझसे दोस्ती करोगी। तो ऐसे लड़कों का इलाज निकालने के लिए शक्ति स्क्वाड सीहोर में कार्यरत है। ऐसे लोगों को हम अच्छे से सबक सिखाते हैं। एक ख़ास बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम पुलिस वाले हैं तो इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या। शक्ति स्क्वाड के अंदर जितने भी केसेस आते हैं, जितनी भी लड़कियां हमसे कांटेक्ट करती हैं, तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है, उनका नाम, एड्रेस कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। और शक्ति स्क्वाड के दौरान जितने भी केसेस हम लेते हैं और जितने भी हम केसेस का निपटारा करते हैं, वो सब ऑफ द रिकॉर्ड होता है। तो पिछले 1 साल में लगभग हमने 200 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया है, सब ऑफ द रिकॉर्ड है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो, क्योंकि भैया पुलिस ही है जिसके पास आप लोग आते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए। एक बार पुलिस के थाने में आपका नाम लिखा गया तो आपको कभी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो क्योंकि लड़कपन का उम्र होता है ना, टीनेज वाला, 9th से जो शुरू होता है, 9, 10th, 11, 12th, ये जो लड़कपन की उम्र है कि लड़की देख के मुस्कुरा दी तो समझ गई पट गई। और उस गलतफहमी में आप लोग जो भी गलतियां करते हो, उस गलती को ठीक करने के लिए शक्ति स्क्वाड है। तो ये मैंने आपको अपना शक्ति स्क्वाड का नंबर दिया है। तो अगर आपको आपके आसपास किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो या परेशानी हो तो आप इस पे ज़रूर कॉल करें। एक ये मेरा सरकारी नंबर है ऑफिशियल, इसको भी नोट कर लें। ये मेरा खुद का नंबर है 7041287444। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, 7091287444। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी, खासकर जो यूथ है, मैं उससे बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आपकी ही भाषा में समझाऊंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और ख़ासकर मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि बेशर्म होना सीखो, ठीक है। आप शर्माते रह जाओगे और दुनिया आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। ये करना आपने सीख लिया ना तो आप बुलंदियाँ छू जाओगे, ठीक है। खासकर एमपी में, यूपी में, जो हमारे पिछड़े स्टेट, दिल्ली मुंबई की तो बात अलग है भाई साहब, वो तो सिटीज़ ही अलग हैं, ठीक है। लेकिन हम जो लड़कियां हैं जो एमपी में रह रही हैं, यूपी में रह रही हैं, 4 लोगों को देखना पड़ता है, सोसाइटी को देखना पड़ता है, माहौल को देखना पड़ता है ना। तो मैं उन्हीं लड़कियों से बोलना चाहूँगी कि बेशर्म बनो। बेशर्म नहीं बनोगे तो काम नहीं होने वाला। और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी फैमिली है। अगर ये आपने पहचान लिया तो आप कुछ भी कर जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप में इतना कॉन्फिडेंस हासिल कर लो कि अगर आप रात को 9 बजे भी आओ कहीं बाहर से तो माँ बाप को भरोसा रहे कि सही जगह से आई है, हमारी लड़की गलत नहीं है। इतना अगर कॉन्फिडेंस है माँ बाप में, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। इंदिरा गांधी कहाँ लगी है, आप इंदिरा गांधी बन सकते हो। तो मैं तो लड़कियों से यही बोलूँगी कि सुनो सबकी, करो मन की। ये जो यूथ का जो स्लैंग है, सुनो सबकी, करो मन की।
बेशर्म बनो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जब बेरोज़गार रहोगे तो परिवार में कोई सुनेगा नहीं, आपकी बात की कोई अहमियत नहीं होगी, ठीक है। कोई बड़ा डिसीज़न लेना होगा तो आपको ऐसी साइड में ही कॉर्नर में पटक दिया जाएगा कि तुम कौन हो भैया, बेरोज़गार हो, हैं, उल्टा धरती के बोझ हो, हैं, तुम चुप रहो, हम अपना कर लेंगे, ठीक है। और जब आप कुछ बन जाते हो, काइंड ऑफ आपकी औकात हो जाती है, तब आपकी हर बात वैल्यू करती है। ये मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं उन्होंने, और जो लोग जॉब में हैं, उन्होंने खुद ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा, ये किया होगा। जब आपकी जॉब लग जाती है, आप कुछ करने लगते हो या आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और फैमिली भी आपको फिर हल्के में नहीं लेती है भाई साहब, फैमिली हल्के में नहीं लेती है, आपकी बात सुनती है फिर। और जितनी भी लड़कियों को बोला जाता है घर से बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कि बाहर की दुनिया क्या होती है, तो बता देना, देखो हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई हैं, गिर गिर के ही तो सीखे हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, गलती करके सीखना ही एक्सपीरियंस होता है, गलती करके सीखना ही अनुभव होता है, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ अपने अनुभव से बोल रही हूँ, तो ये बात नहीं है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की होगी, मैंने भी गलतियाँ की हैं, सब करते हैं। आपके अगर कोई भी सवाल हो तो हाँ प्लीज़ मुझे, रिंकी जाटी गुड इवनिंग बोल रही हैं, गुड इवनिंग आपको भी, शिवम राजपूत, राकेश कुमार, शत्रुघ्न सिंह राजपूत, डॉक्टर अनीश लोधी, गुड इवनिंग आप सभी को। ऐसा ही इसी प्रकार का प्यार हम पे बरसाते रहें, और ये जो प्लेटफॉर्म है छू लो आसमान, ये आगे भी कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाएगा, और हम और आप में से ही लोगों को चुनकर आप तक पहुंचाएगा। जिन्होंने कुछ हासिल किया है अपने लाइफ में, उनसे आपको मिलवाएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पूछें, नहीं तो अभी मेरा जाने का समय हो गया है। तो यही सब बोल के मैं आपसे विदा लूँगी। खासकर मैं लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस इज़ द की। अगर आप किसी नए चीज़ में, अच्छा मैं अपना नंबर फिर से बोलूँ, मेरा नंबर आप लिख लीजिए 7049, मैं अपना मोबाइल नंबर फिर से बता रही हूँ, मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है, 7049 128 744, 7049 128 744। मेरा नाम सूबेदार प्राची राजपूत है, मैं सीहोर ज़िले में पदस्थ हूँ। इस समय शक्ति स्क्वाड की प्रभारी हूँ। महिलाओं और औरतों से जुड़े जो अत्याचार होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनको लेकर मैं डील करती हूँ। खासकर जो स्कूल, कोचिंग और कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं, उनको लेकर हम ज़्यादा इस फील्ड में काम करते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया है कि महिलाओं को पुलिस में कैसे आना है, डिफेंस में कैसे आना है। मैं एक लास्ट चीज़ आप लोगों से ये भी बोलना चाहूँगी कि लड़कियां फिज़िकली थोड़ी कमज़ोर होती हैं, मैं भी कमज़ोर हूँ, ये हमारा जेनेटिक मेकअप ही है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम एक्वायर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं, आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो, वो आप अपने हॉबी में लाओ, ठीक है। चाहे रनिंग हो, आप एथलेटिक्स में कुछ ले लो, है ना, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, फुटबॉल हो। मेरे फ़ोन नंबर में 7049 है, 700 नहीं है, 7049 128 744, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी कि हर लड़की से कि आप कुछ भी ऐसे फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिससे आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा रहे। आपको दौड़ने में अगर मज़ा आता हो, आप दौड़ो, आप स्किपिंग करो, आप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। ये मुझे पहले नहीं मालूम था। मैं जब मेरी जब नौकरी नहीं लगी थी तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहती थी। डिप्रेशन सबको होता है, तरह तरह का होता है, नज़र नहीं आता है, सबको होता है, आपको भी होगा, कभी ना कभी होगा, सबको होता है भाई साहब। और इससे हर इंडिविजुअल व्यक्ति को खुद ही निकलना होता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स या डांसिंग या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एक्सरसाइज अगर आप अपने जीवन में लाते हो, डेली में लाते हो, अपने हैबिट में लाते हो ना, तो आपको डिप्रेशन से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी, और आपका हेल्थ भी सुधरेगा।
बहुत सारी लड़कियां होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, मेरी भी इम्यूनिटी कम है, मौसमी बीमारी हो जाती है, वायरल का मौसम चल रहा होगा मुझे भी हो जाएगा वायरल, टाइफाइड का मौसम चल रहा होगा मुझे भी हो जाएगा टाइफाइड। लेकिन जब से मैं पुलिस में आई हूँ तो ये लोग हमें घोड़ा जैसा दौड़ना सिखा देते हैं। फ़िज़िकल जो हेल्थ है मैंने मेंटेन रखना सीखा है, और ट्रेनिंग के बाद भी मैं अभी भी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन करती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती हूँ। उसमें से एक है ट्रक चलाना, आजकल ट्रक चलाना सीख रही हूँ मैं। आप नई नई चीज़ें सीखते रहोगे तो आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होगा, है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, है ना। जो राइट ब्रेन होता है वो रिक्रिएशनल होता है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे कि बघेलखंडी हो गई, प्लीज़ मुझे अभी कॉल मत करें, जैसे बघेलखंडी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, अपनी सागर साइड की लैंग्वेज हो गई, यहाँ मालवी हो गई, ये रीजनल लैंग्वेज तो ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज भी आप लोग ज़रूर करें। लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा करें और अच्छे से सीखें। और इन्हीं बातों को विराम देते हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा, मैं यहीं पर अपना कंक्लूड करूँगी। छूलो आसमान और लोकेश सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया और अपने विचार सामने रखने का मौका दिया। आगे भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मैं आप लोगों से वापस रूबरू होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शब्बा खैर।